हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूजेस। देखो, जो तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट है वो कर क्या रहा है। तुम लोग इंडिविजुअल हो बेटा, बहुत सारे राम श्याम मोहन गीता सीता, इन सभी इंडिविजुअल से या जो भी अलग अलग बिजनेसेस हैं उन लोगों से क्या कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ सेविंग। जो उन इंडिविजुअल्स के पास, जो बिजनेसेस के पास जो उनकी सेविंग्स है वो उनसे इकट्ठा कर लेता है, यानी उनसे मोबिलाइजेशन कराता है। इकट्ठा किया, अब तुम क्या कर रहे हो, अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो आपकी सेविंग्स है वो जाकर बैंक में जमा करते हो ना। बिजनेसेस के पास जो अपने सरप्लस अमाउंट होता है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही वो लोग, तुम अपना बैंक में ना जाकर तुम फाइनेंशियल मार्केट में जा रहे हो और वहां पर अपने पैसे को लगा रहे हो। तो वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है बेटा, उस फाइनेंशियल मार्केट के जरिए आपका वो पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर इन्वेस्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर लग रहा है। आप डायरेक्टली तो बड़ी कंपनी में नहीं लगा पाते क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट चाहिए था। अब ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं छोटे छोटे अमाउंट में, और ऐसे कंपनी के पास बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जा रही है। वो पैसा इंडिविजुअल्स के थ्रू भी आ सकता है, मेरे बिजनेस में दूसरा बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट कर पा रहा है, उसको लग रहा है मेरी कंपनी अच्छी चलने वाली है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, उस पैसे से जो आप लोगों से आया है, यानी आप लोगों का पैसा फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू क्या हुआ, मोबिलाइज हुआ, वहां पे इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होके मेरी कंपनी के अंदर चैनलाइज हो गया, मेरी कंपनी को प्रोवाइड हो गया। राइट। तो उससे अब क्या करूंगा मैं, उस पैसे से क्या करूंगा मैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाऊंगा, है ना। अब नया प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उससे क्या होगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगी, तो उससे क्या होगा, कंपनी कंट्री का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने वाला है। राइट। तो एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। देखो, बहुत अच्छी बात है बेटा फाइनेंशियल मार्केट की, बताता हूं मैं क्या होता है। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, अगर आप मार्केट के अंदर जाओगे, जैसे सपोज कर लो आप कोई भी अगर ग्रो ऐप को यूज करता है, आप ग्रो ऐप पे चले जाओ, वहां पर ना बेटा सर्च ऑप्शन में आप किसी भी कंपनी के बारे में डालो। जैसे आप डालोगे टाटा मोटर्स, तो आप टाटा मोटर्स डालोगे तो आपको टाटा मोटर्स का प्राइस वहां पर शो हो जाएगा। जैसे आप डालोगे टाटा स्टील, है ना, तो टाटा स्टील का सपोज करते हैं प्राइस वहां आपको दिख रहा है 160 रुपए। राइट। तो वो आपको प्राइस शो हो रहा है ना। तो अब ये जो प्राइस है सर, ये अप या डाउन कैसे होता होगा। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो आपको सबसे पहली बात बेटा हेल्प कर रहा है प्राइस को दिखाने में, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी है बेटा, जो लिस्टेड कंपनी है, जिन्होंने अपना नाम वहां पे दर्ज करा रखा है, वो कंपनी की लिस्ट आपको वहां दिख जाएगी जिनको भी सर्च करोगे। और उसका एक शेयर का कितना वैल्यू चल रहा है वो आपको दिख जाएगा सर्च करने पर। ठीक है। तो प्राइस डिस्कवरी करने में आपको मदद किया। पहले क्या होता था, जब बेटा फाइनेंशियल मार्केट नहीं था तो आप ब्रोकर्स के थ्रू शेयर्स को खरीदते थे, मुंबई जाते थे ब्रोकर्स या जैसे भी वो खरीदते थे, तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जो ब्रोकर बताता था कि इतने का शेयर, आपको उतना मानना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में फाइनेंशियल मार्केट होने की वजह से आप हर कंपनी का शेयर का वैल्यू खुद देख पा रहे हो। तो ये आपको यहाँ पे फायदा मिल रहा है। और बेटा जैसा ही टाटा मोटर्स परफॉर्म करेगा, जितना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा, जितना ज्यादा इसके शेयर्स बिकेंगे, उतनी ही इसकी मीन्स जो लोग अगर जितना ज्यादा इसके शेयर्स खरीदेंगे तो इसका प्राइस क्या होगा, अप जाएगा। और जितने लोग इसके शेयर्स को बेचना चालू कर देंगे बेटा, इसका प्राइस क्या जाने लगेगा, डाउन जाने लगेगा। तो ये क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई का खेल होने लग गया। राइट। तो प्राइस अप एंड डाउन या प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है बेस्ड होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो यही कहता है कि फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है डिटरमाइन करने में प्राइस ऑफ द शेयर्स को, है ना, एसेट्स की प्राइस को डिटरमाइन करने में। और इसका जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। राइट। इसको आप पढ़ लेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। देखो सीधी सी बात है बेटा, आपके दो मार्केट होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहली बार आप शेयर्स को खरीदते हो कंपनी से डायरेक्टली। ठीक है, कंपनी आपको बेचती है। राइट। तो अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है बेटा, जो ऑलरेडी आपने शेयर्स प्राइमरी मार्केट में खरीदा था, अगर आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हो तो आप कहाँ आके बेचोगे, सेकेंडरी मार्केट में आके बेचोगे। ये आगे मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ ये समझो कि सपोज करो आपके पास किसी कंपनी का शेयर है और उस शेयर्स को आप बेचना चाहते हो। ऐसे ही उसी कंपनी का शेयर्स कोई लोग खरीदना भी चाहते होंगे बेटा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर यानी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शेयर्स को बेचने वाले होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर्स खरीदना है।
तो आप क्या करोगे, वहां पर जाकर देखोगे कि शेयर्स की वैल्यू कितनी चल रही है, और आप उस वैल्यू पे अगर बेचना चाहते हो तो बेच दोगे, अगर उससे ज्यादा पे बेचना चाहते हो तो आप बिडिंग लगाकर छोड़ दोगे कि भैया इतने का अगर शेयर्स हो जाए तो मेरा ऑटोमेटिकली बिक जाए। ऐसे ही खरीदने वाले भी करते हैं कि जो प्राइस पे अभी चल रहा है उसमें खरीदना है तो खरीद लेंगे, या बिडिंग लगा के छोड़ देते हैं कि जब शेयर्स इतने का हो तो मैं खरीद लूंगा, अपने आप खरीदा जाए। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या काम कर रहा है बेटा, जिनको शेयर्स बेचना है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कैश प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब शेयर्स उनके जब बिक जाएंगे बेटा तो उनको कैश मिल जाएगा, नहीं लिक्विडिटी मिल जाएगा, और जो लोग अपने शेयर्स को खरीदना चाहते हैं उनको शेयर्स मिल जाएगा, है ना। तो दोनों काम आपका फाइनेंशियल मार्केट कराने में मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है बेटा, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आराम से आप किसी भी शेयर्स को खरीद सकते हो या बेच सकते हो। इसमें क्या होगा बेटा, जो पहले क्या होता था, जो आप पहले ब्रोकर के थ्रू खरीद बेच कर, ब्रोकर के थ्रू तो आज भी खरीदते हैं बेचते हैं, लेकिन पहले जो मैनुअली खरीदते थे, ब्रोकर को फोन करते थे, वो मुंबई में जाकर जो शेयर्स का खरीद बेच करता था, तो वहां पर जो कॉस्ट लगती थी, लागत लगती थी खरीदने का, जो कमीशन लेता था ब्रोकर, बेटा आज के दिन फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है खरीदने का वो बहुत कम हो चुका है। तो फाइनेंशियल मार्केट आपकी ले ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी क्या कर चुका है, रिड्यूस कर चुका है। देखो इसका फायदा क्या हो रहा है, क्यों रिड्यूस हुआ है। एक तो बेटा आपको डायरेक्ट मुंबई जाना पड़ता या आपका ब्रोकर को जाना पड़ता, तो वहां पे टाइम भी लगता और जाने आने का कॉस्टिंग भी लगता, आज वो कॉस्टिंग बच गया ना बेटा, टाइम बच गया ना, तो इसके लिए भी तो वो खर्चा बच रहा है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, आपको एक बायर एंड सेलर का पूरा मार्केट दे दिया फाइनेंशियल मार्केट में, आपको इजिली बायर ढूंढने में, इजिली सेलर ढूंढने में इजी हो गया, टाइम ज्यादा नहीं लग रहा, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट तो आपका रिड्यूस होना ही होना है ना। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट आपका खरीद बेच पे जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट लगता है, लेन देन का जो कॉस्ट लगता है, उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। ट्रांजेक्शन का कॉस्ट का मतलब ब्रोकर लोग एक फीस चार्ज करते हैं बेटा खरीद बेच पर, और कई बार तो कई ऐसे ब्रोकर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो जब आप शेयर को खरीद बेच करते हो ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से, तो ये जो फीस होगा अभी जो फाइनेंशियल मार्केट में लग रही है वो बहुत कम लग रही है, लो लग रही है, जब आप मैनुअली किया करते थे उसके कंपैरिजन के अंदर। क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका टाइम एफर्ट्स बच गया, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, और ट्रांजेक्शन आपके सस्ते हो गए, है ना। और बेटा यहाँ सेफ्टी भी है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे सेफ्टी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पूरी बात आपको मैंने समझा दी कि भैया फंक्शंस क्या थे हमारे फाइनेंशियल मार्केट के।